भी एक दूसरे की हारी हुई टेरिटरी थी ना, वो एक दूसरे में ही बांट रहे थे, ठीक है, बुरी तरीके से। ये नहीं कि भाई उनको फ्री कर दो, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ कि जो उनकी जो मिथ था ऑफ कल्चरल मिलिट्री सुपीरियरिटी वो भी ख़त्म हो गई वाइट्स की। राधे राधे, राधे राधे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पर। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी पोस्ट वॉर क्या हुआ, बेसिकली मिलिटेंट नेशनलिज्म हो गया। कहाँ कहाँ पे, एशिया में, अफ्रीका में, टर्की में, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, मलया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चाइना एंड कोरिया, यहाँ पे सब लोग मतलब अगेंस्ट हो गए, ठीक है। दैन इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। इससे क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी जो है उसने जो है ज़ार रिजीम को खदेड़ डाला और बेसिकली पहला जो सोशल स्टेट दैट इज़ सोवियत यूनियन फाउंड करा। और इसका लीडर कौन था, वी.आई. लेनिन। तो जो सोवियत यूनियन है उन्होंने अपनी साइड से ही जो है बोला कि जो पहले ज़ारिस के जो इम्पीरियल राइट्स थे चाइना के ऊपर और एशिया के ऊपर, बोला अब हम छोड़ते हैं, अब तुम हमारे अंडर नहीं हो। और उनको राइट दे दिया कि भाई तुम खुद ही डिटरमाइन कर लो टू फॉर्मर ज़ारिस्ट, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन फॉर्मर ज़ारिस्ट कॉलोनीज इन एशिया, जो भी एशिया में कॉलोनीज थी ना उनकी, एक तुम डिटरमाइन खुद ही अपनी मर्जी से कर लो, जैसे भी इंडिपेंडेंट हो जाओ। और उनको जो इक्वल स्टेटस दे दिया टू एंड गेव इक्वल स्टेटस टू द एशियन नेशनलिस्ट विद इन इट्स बॉर्डर। जो भी एशियन नेशनलिस्ट थे ना उनको इक्वल स्टेटस दे दिया, मतलब जो उनके नेशनलिस्ट थे, ऐसा नहीं कि उनको सेकेंडरी मान रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो भी एशियन उनके अंदर रह रहे थे उनको इक्वल स्टेटस दे दिया ज़ार के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर जो रह रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली अक्टूबर रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि एक मैसेज आया कि भाई लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है एंड मासेस जो हैं वो बेसिकली कितनी भी ख़तरनाक कोई नहीं है उसको चैलेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो ऑर्गेनाइज है, यूनाइटेड है, डिटरमाइंड है। अगर मास कुछ भी चाहें, सोच सके, डिटरमाइंड है, तो वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं उसको खदेड़ सकते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो एक छोटा सा ही मतलब देना नहीं चाहती थी, ना ही शेयर करना चाहती थी इंडियंस के साथ में पावर, ठीक है। तो बेसिकली कि फिर से वही कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी लेके आ गई। कैरेट किसके थ्रू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के थ्रू आया, और स्टिक जो है रॉलेट एक्ट के थ्रू आया, ठीक है। देन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड रिफॉर्म इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ने जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आया 1918 में, ठीक है। तो इसके बेस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। अच्छा, मतलब पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे। गवर्नमेंट अनाउंस फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन जुलाई 1918 में, ठीक है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। फिर इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, ठीक है। तो इसके मेन फीचर्स क्या थे, तो इसमें मेन फीचर था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। यहाँ पे क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। तो बेसिकली इसमें क्या है, डायरकी ले आए फॉर एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव है जो वहाँ पे मतलब प्रोविंस में डायरकी आ जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव में क्या हो जाएगा कि डायरकी जो है दैट इज़ रूल ऑफ टू, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस। मतलब एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जाएगी, ठीक है, और एक मिनिस्टर हो जाएंगे। जैसे अपना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल हो जाएगी और मिनिस्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस। गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा इन द प्रोविंस। गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होगा। प्रोविंस में जो एग्जीक्यूटिव है उनके हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। मिनिस्ट्री का देखते कौन। दैन सब्जेक्ट्स से उनको दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ रिजर्व, ठीक है। जैसे कि इसमें आएंगे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस एंड रेवेन्यू, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट। जैसे कि आएगा इसमें एजुकेशन, तो हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज, ठीक है। तो रिजर्व वाले इंपॉर्टेंट होंगे। तो रिजर्व जो है उनको गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा, उसके कंट्रोल में होंगे थ्रू इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। देन है हाँ ब्यूरोक्रेट्स एंड ट्रांसफ़र में क्या हो जाएगा, तो ये मिनिस्टर जो हैं, तो एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, मिनिस्टर हो गए। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होगा गवर्नर। गवर्नर क्या करेगा, रिजर्व सब्जेक्ट्स को देखेगा। फिर बाकी ये जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है मिनिस्टर जो हैं
एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये वही जैसे अपने मिनिस्टर बैठते हैं ना, जो भी इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं फिर वो मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वैसे ही मिनिस्टर कौन कौन होंगे इसमें, जो भी इलेक्ट होकर आएंगे उन्हीं में से नॉमिनेट कर देंगे ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसमें सेम वही चीज़ है जो अभी चलती है, जैसे मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, जैसे हमारे मिनिस्टर जो है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरीके से ये भी मिनिस्टर जो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल थे, और अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो इनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सेम ये चीज़ अभी है और पहले भी ऐसी थी, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर ने जो है मतलब हाउस ने पास कर दिया, ये भी प्रोविंस की बात हो रही है। वाइल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो वॉज नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो मेन वाली है, ये थोड़ा अलग है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर नहीं होंगे लेजिस्लेचर को, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है प्रोविंस में तो क्या होगा, गवर्नर जो है वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स भी अपने अंडर ले लेगा, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट तो हैं इसके अंडर। अब मान लो कि मिनिस्टर ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जो कि मिनिस्टर्स को देखने हैं, तो अब क्या होगा, वो भी इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है। देन तो जो रिजर्व सब्जेक्ट के केस में क्या है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो गवर्नर जनरल है, अभी तक तो गवर्नर है पर जो गवर्नर जनरल ऊपर है मतलब सेंटर पे हो जाएगा, वो ये दोनों मिलके जो इंटरफेयर कर सकते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स में। बट जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं तो इंटरफेरेंस इनका रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि सेंटर का स्टेट लिस्ट नहीं सेंट्रल लिस्ट है, तो उस पर मतलब ट्रांसफ़र जो रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सेंट्रल लिस्ट जैसा मान जाएंगे। तो उसमें क्या है कि ये सेंटर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये गवर्नर जनरल, तो ये सेंटर पे बैठते हैं तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं, और ये स्टेट से मान लो स्टेट से रिलेटेड तो ये इस पर नहीं कर पाएंगे। दैन लेजिस्लेचर, तो जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, असेंबली नहीं यहाँ पे काउंसिल है, तो उसको एक्सपैंड कर दिया जिसमें कि 70% मेंबर जो इलेक्टेड होंगे, ठीक है। पहले तो एक्सपैंड कर दिया, फिर जो नीचे लिमिटेड जिसको वोटिंग पावर थी फिर वो जो है इलेक्ट करके भेजेंगे और ये बैठेंगे। देन है जो सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट था उसको फर्दर कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। विमेन है उनको राइट टू वोट दे दिया, अब विमेन भी वोट कर सकती हैं, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन बट गवर्नर्स एसेंट वाज रिक्वायर्ड, द गवर्नर कुड वीटो बिल एंड इशू ऑर्डिनेंस। जैसे अभी होता है ना कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कोई भी लॉ लेके आ सकती है, ठीक है। बट उसमें जैसे अभी चाहिए कि गवर्नर का हाँ चाहिए कि हाँ गवर्नर बोले तभी, तो वही गवर्नर का एसेंट रिक्वायर है। गवर्नर चाहे तो मना भी कर सकता है या फिर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ऑर्डिनेंस का सीन अभी भी है, ठीक है। दैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कुड रिजेक्ट द बजट बट द गवर्नर कैन रिस्टोर इट इफ़ नेसेसरी। हाँ, ये थोड़ी नई चीज़ है, काउंसिल जो है बजट रिजेक्ट कर सकती है पर गवर्नर उसको रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब अल्टीमेट पावर जो है गवर्नर के पास में दे रखी है। देन द लेजिस्लेचर जो है एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, हैं अच्छी बात है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करा, तो सेंटर में क्या था, विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का क्या था, गवर्नर जनरल जो है फर्स्ट विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, गवर्नर जनरल जो भी एग्जीक्यूटिव है उसका चीफ होगा ये, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के दो लिस्ट है, एक तो सेंट्रल और प्रोविंशियल, ठीक है। प्रोविंस में तो हमने बेसिकली रिजर्व और ट्रांसफ़र देखी, अब सेंटर पे क्या हुआ कि दो लिस्ट कर दी, एक तो सेंट्रल और प्रोविंशियल, ठीक है। तो वॉइस रॉय, अब गवर्नर जनरल वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या है 8 थे जिसमें से 3 इंडियंस थे, ठीक है। ऊपर क्या था प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें उसको एक्सपैंड कर दिया, 70% मेंबर जो इलेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे सेंटर में क्या है कि वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ना जो उसको हेल्प करेगी काम करने में, उसमें 8 मेंबर थे जिसमें से कि 3 जो इंडियंस थे। गवर्नर जनरल जो उसके पास में पूरा कंट्रोल था और रिजर्व सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंस, है ना, हाँ वही रिजर्व पे था पर रिस्ट्रिक्टेड मतलब इंटरफेरेंस और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र में नहीं कर सकते थे, पर रिजर्व में पूरा कंट्रोल था गवर्नर जनरल का, ठीक है। देन है तो जो गवर्नर जनरल है वो कोई भी अगर ग्रांट में कट लगा दिया है तो उसको रिस्टोर कर सकता था, ठीक है। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कोई बिल रिजेक्ट कर दिया उसको सर्टिफाई कर सकता था, ठीक है। देन है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। तो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, कोई भी ग्रांट है
ग्रांट में पैसे कम कर दिया तो उसको जितना पैसा मान लो 100 में से 50 कम कर दिया तो 100 रुपये ही सैंक्शन होंगे, ऐसा बोल सकता था कोई। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो है बिल को रिजेक्ट कर दिया है ना, मान लो इंडियंस आ गए सारे, इन्होंने ये सोच के चला कि मान लो सारे इंडियंस बैठ गए तो गवर्नर जनरल तो ब्रिटिशर होगा, तो वो जो है कोई बिल अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मान लो ये लेके आते कि सेडिशियस बिल की जितने भी इंडियन जेल में डाल दो, तो इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ये तो आएगा, तो बिल को जो है सर्टिफाई कर सकता है रिजेक्टेड बाय, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। यानी ये तो हुआ गया एग्जीक्यूटिव में। फिर लेजिस्लेचर में क्या हुआ कि यहाँ पे बाई कैमरल अरेंजमेंट हो गया, वॉज इंट्रोड्यूस। वहाँ पे क्या था, डायरकी सिस्टम था, मतलब सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड कर दिया प्रोविंस में। अब यहाँ के दो दो आ गया, मतलब वहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है, बाई कैमरल, मतलब 2 हाउस हो गए, ठीक है। तो लोअर हाउस जिसको कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, इसमें 145 मेंबर थे, 41 तो नॉमिनेटेड थे, 104 इलेक्टेड थे, ठीक है। अब इसमें से 52 जनरल थे, 30 मुस्लिम थे, 2 सिख थे, 20 स्पेशल थे। देन अपर हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें 60 मेंबर थे, 26 नॉमिनेटेड थे, 34 इलेक्टेड थे। अब इस 34 में से क्या 20 जनरल थे, 10 मुस्लिम से, 3 यूरोपियन थे, 1 सिख था, ठीक है। तो प्रोविंस में क्या था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे असेंबली नहीं थी। जैसे यहाँ पे अभी का सीन क्या है कि भी हर जगह असेंबली मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, पर काउंसिल को बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के पास करके। पर यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्रोविंस में, और सेंटर पे क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट ये हो गए। देन है तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसका टेन्योर 5 साल का था, ठीक है, इसमें ओनली मेल मेंबर थे, वाइल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका टेन्योर 3 साल का था, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट मोशन पास कर सकते हैं, ठीक है। वोट अ पार्ट ऑफ बजट, मतलब वोट करना है कि भाई वोट की ज़रूरत है, पूछेंगे इसकी सैलरी इतनी रखनी है कि हाँ वोट करके बता देंगे हाँ रख दो, तो वोट कर सकते हैं किसी पार्ट ऑफ द बजट को, ठीक है। देन बट 75% द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल, ओनली 25% था। 75% तो जैसा लेके आए वैसा ही पास होगा, ठीक है, उस पर कोई वोटिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन सम इंडियंस जो है फाउंड देयर वे इनटू इम्पॉर्टेंट जो है कमेटी इंक्लूडिंग फाइनेंस कमेटी में भी, मतलब कुछ कमेटी में इंडियंस को लेके आने लगे, जैसे कि फाइनेंस कमेटी हो गई, ठीक है। देन इसका ड्रॉबैक क्या रहा, फ्रेंचाइजी जो है बहुत लिमिटेड था, ठीक है। सेंटर पे क्या हुआ, द लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर द गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाँ, तो लेजिस्लेचर गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल सबसे पावरफुल है, और सेंटर का कंट्रोल ही नहीं है लेजिस्लेचर का, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था एट सेंटर में, सेंटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिए। देन एलोकेशन ऑफ सीट फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर टू द province was based on importance of province, for instance Punjab military importance and Bombay's commercial importance. तो एलोकेशन सीट्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर टू प्रोविंस जो है वाज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंस, फॉर इंस्टेंस पंजाब मिलिट्री इंपॉर्टेंस, एंड बेसिकली ये जिसको ज़्यादा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविंस थी उनको ज़्यादा सीट्स दे दी, ठीक है, प्रोविंस में सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो बेसिकली प्रोविंस के लेवल पे जो सेंटर दे रखे थे, एंड द पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टू पार्ट्स वाज जो इररेशनल, ठीक है, एंड हेंस जो है अनवर्केबल था ये। तो प्रोविंस पे जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनके पास में कोई कंट्रोल ही नहीं दे रखा था फाइनेंस के ऊपर, तो वो खर्च क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स तो तुमने डाल दिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स पर, उनके पास में जो फाइनेंस ही नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट्स को क्या ही ऑर्डर देंगे और क्या ही काम करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन होता था ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है। तो मिनिस्टर्स को जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट मैटर्स में कंसल्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। और इनफैक्ट जो बेसिकली मिनिस्टर है, गवर्नर उनको ओवररूल कर देता था मैनी मैटर्स में, ठीक है। दैट लेटर कंसिडर स्पेशल, कि भाई ये स्पेशल है, मैं तुमको ओवररूल कर दूंगा। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1919, तो इसने क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अब से उसको जो है हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ ब्रिटिश एक्सचेकर, ठीक है। देन कांग्रेस का रिएक्शन क्या रहा, तो कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बुलाई अगस्त 1918 में, ठीक है, बॉम्बे में, अंडर हसन इमाम बेसिकली
Imam's presidency and declare the reform to be disappointing and unsatisfactory and demand effective self government instead. ठीक है, तो ये हंसने लग गए, हा 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 हा, ठीक है, हंसने लग गए, ठीक है। देन रॉलेट एक्ट आया, तो ये रॉलेट एक्ट आया, तो एक तरफ तो कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी यहाँ पे कर दिखती है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि कैरेट कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू कैरेट आ गई। अब स्टिक भी चाहिए कि अगर कोई उसके अगेंस्ट जो है बेसिकली क्या है बोलेगा तो हम उसको दबा देंगे, तो वो आगे स्टिक हो गई। तो वो क्या होगा कि तो मार्च 1919 में इसने रॉलेट एक्ट पास किया। इसमें क्या होगा कि पर इसमें जितने भी इंडियन मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने लोग अपोज करा इसको। पर क्या है, गवर्नर जनरल के पास में पावर है कि अगर उन्होंने अपोज करा तो वो तो पास हो ही जाएगा। तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के जो है जेल में डाल सकता है, ठीक है। एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। दस इनेबल गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मतलब कोर्ट में लाने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रायल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको सीधा जेल में डाल देंगे, ठीक है। विच हैड बीन जो है फाउंडेशन ऑफ सिविल राइट इन ब्रिटेन, मतलब सिविल राइट तो ब्रिटेन में तो ये दे रखा था हेबियस कॉर्पस का, पर यहाँ पे उसको सस्पेंड कर रहे थे, ठीक है। देन है इमरजेंसी ऑफ गांधी, तो बेसिकली अर्ली कैरियर एंड एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो है गांधी 2 अक्टूबर 1869 में बॉर्न हुआ, ठीक है, पोरबंदर में, कैथियावाड़ इन गुजरात में। तो इनका फादर जो है दीवान थे, दैट वाज मिनिस्टर थे स्टेट के। तो वो इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करी उन्होंने। तो वो साउथ अफ्रीका गए एक केस से रिलेटेड, उनका क्लाइंट था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जो उनको मतलब वाइट रेसिज्म जो है फेस करना पड़ा एंड बहुत ह्यूमिलिएशन, ठीक है, एंड कंटेम्प्ट टू विच एशियन हु हैड गॉन टू साउथ अफ्रीका एज लेबरर वाज सब्जेक्टेड। तो फिर उसने सोचा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहूँगा और इंडियन वर्कर है उसको ऑर्गेनाइज़ करा कि भाई सारे आ जाओ, जितने भी वर्कर है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। और बेसिकली बोला कि हम लोग मिलकर फाइट करेंगे हमारे राइट के अगेंस्ट, ठीक है। तो फिर ये कब तक रहा वहाँ पे, 1914 तक रहा। इसके बाद में वो इंडिया में आ गया। तो इंडियंस इन साउथ अफ्रीका जो उनको 3 कैटेगरीज में थे, कंसिस्टेड ऑफ 3 कैटेगरीज, जो इंडियन से 3 कैटेगरी के थे। तो इंडेंचर्ड इंडियन लेबर थे मेनली साउथ इंडिया से, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में माइग्रेट कर गए थे आफ्टर 1980 टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन, ठीक है। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका से साउथ इंडिया से आए थे ये लोग शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए, और ये 1980 के बाद में माइग्रेट कर गए साउथ अफ्रीका में, ठीक है। देन है दूसरे हैं मर्चेंट, जो कि मोस्टली मीमन मुस्लिम थे, ठीक है। तो वो हैड फॉलोड द लेबरर, मतलब लेबर गए तो उनके पीछे पीछे ये भी चले गए, ठीक है। तो लेबर तो मिल ही रहा है हमारा इंडियन, चलो हम भी चले जाते हैं, ठीक है। एंड सी जो थे एक्स इंडेंचर लेबर हु हैड सेटल्ड डाउन विद देयर जो है चिल्ड्रन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, बोला कि भाई हमारा घर वर सब इधर ही बन गया, हम फेमिलियर हो गए हैं, चलो इधर ही रहते हैं। तो एक्स इंडेंचर्ड लेबर थे, ठीक है। तो जो इंडियन थे मोस्टली इलिटरेट थे एंड लिटिल या फिर बहुत ही कम इनको इंग्लिश आती थी, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट ही कर लिया, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस, मतलब ये तो होगा ही होगा हमारे साथ में, हम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इनको राइट टू वोट भी नहीं था, ये वोट भी नहीं कर सकते थे जो इंडियंस थे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, और एक प्रिस्क्राइब लोकेशन में ही रहते थे ये लोग, ठीक है, और इनसैनिटरी एंड कंजेस्टेड एरिया था वो, ठीक है। और कहीं कहीं जो है एशिया और अफ्रीका में वो क्या बोलते हैं 9 बजे के बाहर जो है घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। एंड नॉर कुड दे यूज़ अ पब्लिक फुटपाथ, मतलब उनके लिए अलग से कोई गली कूची सी होती थी, पब्लिक फुटपाथ बोलते थे, गंदा कर दोगे तुम लोग, तो वहाँ पे भी उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। देन है मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल, तो 1894 से 1906। तो गांधी जो है, तो इस फेज़ में क्या हुआ कि गांधी ने रिलाई करा कि भाई हम पेटिशन भेजेंगे, मेमोरियल भेजेंगे, जो भी साउथ अफ्रीका में अथॉरिटीज़ हैं और इन ब्रिटेन, अच्छा दोनों जगह भेजेंगे, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटेन में, की कॉलोनी तो इसी की थी, तो भाई वहाँ पे मेन कंट्रोल तो उधर ही होगा, ठीक है। कि उसको लगा कि भाई अगर एक बार जो अथॉरिटी को इन्फॉर्म हो जाएगा कि भाई इंडिया बहुत बुरी हालत में है, तो वो अच्छा स्टेप लेंगे कि भाई जो उनको अच्छी सी कंडीशन में रखने के लिए, और उनके जो भी ग्रीवियंस है उसका रिड्रेसल करेंगे। तो जितने भी इंडियन हैं
उनको इकट्ठा करने के लिए उसने क्या करा, नेशनल इंडियन कांग्रेस जो है स्टार्ट करा और पेपर निकाला एक इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, क्योंकि यही ज़्यादा ओपिनियन वाला था। देन फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह 1906 एंड 1914। देन फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह 1906 एंड 1914। तो पहला फेज़ था। अभी सेकेंड फेज़ जो है ये 1906 में स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड यूज़ करा या फिर सिविल डिसोबीडियंस वाला मेथड यूज़ करा। तो इसको गांधी ने नाम दे दिया सत्याग्रह। पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस का नाम रख दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में। तो सत्याग्रह रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906। तो बेसिकली क्या है, एक नया लेजिस्लेशन लेके आए साउथ अफ्रीका में, जिसमें कि बोला कि जो इंडियंस हैं उनको कंपल्सरीली जो है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैरी करना था, ठीक है, विद देयर फिंगरप्रिंट्स। तो मतलब हमेशा ही जो एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है उसका कैरी करना पड़ता था, ठीक है। तो गांधी ने बोला कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेटरी मेजर है, सभी को बोलो करने के लिए, हम ही क्यों करें। मैंने गांधी ने किया पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बना लिया कैंपेन करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने गांधी को जेल में डाल दिया और बाकी को भी जेल में डाल दिया। और जो बेसिकली क्या है, जिन्होंने बोला कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे उनको भी जेल में डाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर अथॉरिटी ने क्या करा, बहला फुसला के जो डिफाइंड उनको जो है रजिस्टर कराने को बोला, ठीक है, रजिस्टर करा दिया। तो फिर जो इंडियंस थे गांधी के अंडर, उन्होंने क्या बोलते हैं पब्लिकली जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जला दिया, ठीक है। देन कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। तो जो पहले का कैंपेन था उसको और बढ़ा दिया। इसमें क्या एक नई चीज़ और ऐड कर दी कि भाई जो न्यू लेजिस्लेशन लाए हैं, जो कि क्या करा था, न्यू लेजिस्लेशन जो है माइग्रेशन पे जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था कि अब कोई माइग्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। तो उस पर क्या बोलते हैं, इन लोगों ने कैंपेन लेके आ गए। तो इन लोगों ने कैसे इसको तोड़ा, इन लोगों ने क्या करा, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में गए क्रॉस करा, तो इससे टूट गया ये। एंड बोला कि हम कोई लाइसेंस भी नहीं दिखाएंगे, ये भी बोल दिया इन लोगों ने, ठीक है। और काफ़ी सारे इंडियंस को जेल में डाल दिए। देन सेटिंग अप ऑफ टॉलस्टॉय फॉर्म। तो इसमें क्या हुआ कि गांधी ने जो भी क्या बोलते हैं इसमें, जो भी सत्याग्रहीज है उनकी फैमिली मेम्बर जो है ना वो सारे इधर रहेंगे, और जिससे क्या कि वो एंड गिव देम वे टू सस्टेन देमसेल्व्स, ठीक है। कि भाई अब मतलब घर का जो मेन है वो तो निकल गया सत्याग्रह करने के लिए, बाकी औरतें और ये सब बच्चे क्या करेंगे, तो यहाँ पे रहने लग गई टॉलस्टॉय फॉर्म में। देन है कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज। तो इसमें क्या था कि कैंपेन, ठीक है, तो इसमें क्या था कि पोल टैक्स जो 3 पाउंड का लगा रहे थे, जितना भी एक्स इंडेंचर लेबर पे, तो इंडेंचर लेबर थे, फिर वो एक्स जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो एक्स बन गए, तो इनके ऊपर 3 पाउंड का जो है पोल टैक्स लगा रहे थे। तो बेसिकली क्या है, द इंक्लूजन ऑफ डिमांड फॉर अबॉलिशन ऑफ पोल टैक्स, इन्होंने बोला कि पोल टैक्स हटाओ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा था पुअर एक्स इंडेंचर लेबर के लिए, ठीक है। उन्होंने और वो कम कितना अर्न करते थे, 10 स्टर्लिंग ही अर्न करते थे एक महीने में। देन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ के उसका वर्डिक्ट आया कि भाई जो भी मैरिज जो क्रिश्चियन राइट्स के अकॉर्डिंगली नहीं हुई है, आपने सफ़ेद वो गाउन नहीं पहना, किस विस नहीं करा है, तो अगर ऐसा नहीं करा है तो आपकी मैरिज इनवैलिड हो गई, ठीक है। और अगर आपने मैरिज को रजिस्टर नहीं करा है रजिस्ट्रार के पास में, तो भी इनवैलिड है, ठीक है। तो और ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम पारसी इसकी मैरिज जो है इलीगल है, और चाइल्ड जो हुए हैं वो इलिजिटिमेट हैं, ठीक है। तो इससे इंडियंस को क्या लगा कि भाई जो वुमेन है उन पे इंसल्ट है, और जो बेसिकली मूवमेंट जो है बिकॉज ऑफ दिस, मतलब वुमेन में काफ़ी सारी वुमेन ने ज्वाइन कर लिया मूवमेंट को, ठीक है। देन है तो इंडियंस ने कैसे प्रोटेस्ट करा कि वो इलीगली माइग्रेट करने लगे फ्रॉम नाटल इनटू ट्रांसवाल। तो गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाल दिया। फिर जो माइनर्स और प्लांटेशन वर्कर हैं वो क्या बोलते हैं स्ट्राइक पे चले गए। तो इंडिया में क्या हुआ, गोखले जो है पूरी कंट्री का टूर मारा उन्होंने, और लोगों को जो है मोबिलाइज़ करा ओपिनियन की भाई जो इंडियन से साउथ अफ्रीका में उनका सपोर्ट करो तुम लोग। जो वॉइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, उसने भी जो रिप्रेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में इंडियंस का, उसको क्या बोलते कंडेम करा, मतलब उसकी निंदा करी, एंड बोला कि भाई ये जो है एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि गांधी, लॉर्ड हार्डिंग, CF एंड्रयू और जनरल स्मट है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है उसने बोला कि भाई जो इंडियन की डिमांड है हम मान लेंगे रिलेटिंग टू
पोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मैरिज, ठीक है, एंड सोलमनाइजिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन राइट, अगर ठीक है तो ये 3 चीज़ों पे बोल दिया कि पोल टैक्स जो है उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज, और बोला कि इंडियन राइट्स के अकॉर्डिंगली जो मैरिज हुई है वो सही मानी जाएंगी, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू ट्रीट द इशू ऑफ इंडियन इमिग्रेशन इन सिंपैथेटिक मैनर, जो भी इमिग्रेट आए हैं उनकी जो भी कुछ भी इशू है तो उनको हम अच्छे से देखेंगे। तो गांधी का एक्सपीरियंस क्या रहा साउथ अफ्रीका में, तो उसने बेसिकली उसको पता चला कि भाई मास में तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और सैक्रिफाइस करने का, पार्टिसिपेट करना और सैक्रिफाइस करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ठीक है। देन बेसिकली इसने जो है इंडियंस को यूनाइट करा, जो कि डिफरेंट रिलीजन के थे, क्लास के थे, मेन वुमेन सबको क्या अपने लीडरशिप के अंडर यूनाइट कर दिया। फिर इसको लगा कि भाई क्या बोलते हैं, लीडर को जो है कुछ अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं अगर उसके सपोर्टर एंथुजियास्टिक हैं, ठीक है। तो इसने खुद की अपनी एक ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है एंड पॉलिटिक्स जो इवॉल्व करी, ठीक है। न्यू टेक्निक ले गया है स्ट्रगल का लिमिटेड स्केल में, ठीक है। देन है गांधी का टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, तो इसमें क्या था, तो ये जो टेक्निक जो थी, गांधी ऑल द टेक्निक ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसमें क्या था, बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इसके बेसिक टेनेंट्स क्या थे कि सत्याग्रही जो है वो सबमिट नहीं करेगा, रॉन्ग जो भी है उसको सबमिट नहीं करेगा, ठीक है, बट वॉज टू ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल एंड नॉन वायलेंट एंड फियरलेस, वो हमेशा सच बोलेगा, मतलब हिंसा नहीं करेगा और डरेगा नहीं, ठीक है। डर जाएगा तो वायलेंस कर देगा, ठीक है, और नहीं डरेगा तो वायलेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको जो है सफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए वो हमेशा रेडी रहे, स्ट्रगल जब भी करेगा तो सफरिंग करने के लिए हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहे, ठीक है। सफरिंग जो है वाज टू बी पार्ट ऑफ हिज ट्रुथ, लव फॉर ट्रुथ, ठीक है। देन इवन वाइल कैरिंग आउट द स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल डूअर, सत्याग्रही जो है वुड लव द इविल डूअर एंड हेटेड टुवर्ड्स बी एलियन टू हिज नेचर, तो मतलब जो इविल डूअर है उसको लव करेगा, पर जो मतलब है ना, ठीक है, उसके बाद में क्या हेट नहीं करेगा। एंड अ ट्रू सत्याग्रही वुड नेवर बाउ बिफोर द इविल, ठीक, वॉट एवर द कंसिक्वेंसेज, वो इविल के आगे नहीं करेगा। देन ओनली द ब्रेव एंड द स्ट्रॉन्ग वुड प्रैक्टिस सत्याग्रह विच वॉज नॉट फॉर वीक एंड कावर्ड, ठीक है। इवन वायलेंस वॉज प्रेफर्ड टू कावर्डीज, ठीक है, दो ही नेवर थॉट वॉज नेवर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रैक्टिस, मतलब जो आप सोच रहे हो वही प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि सोच कुछ रहे हो प्रैक्टिस कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। देन गांधी इंडिया में, तो गांधी जो है इंडिया में आया 1915 में, तो जो उनके जो साउथ अफ्रीका में करा, तो जो इंडिया में जो एजुकेटेड है उनको पता चल गया, ठीक है, और मास को भी पता चल गया कि भाई हाँ हमारे यहाँ से इंडिया से एक है जो कि वहाँ पे धमाल मचा रहा है, ठीक है। तो कंट्री का टूर करा उसने 1 साल तक, ठीक है। दैन बेसिकली क्या है, कंडीशन देखी कि क्या क्या है कंडीशन मासेस की, ठीक है। फिर उसने सोचा कि भाई मैं डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी पोजीशन ऑन एनी पॉलिटिकल मैटर फॉर एटलीस्ट 1 साल तक मैं कोई भी पोजीशन नहीं लूँगा, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल मैटर है कि हाँ कांग्रेस वाले सही बोल रहे हैं या फिर कौन सही बोल रहा है या फिर मुस्लिम लीग सही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं लूँगा। तो जैसी कंडीशन देखी इंडिया की, तो वो कन्विंस हो गया कि भाई जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है उसमें लिमिटेशन चाहिए, पूरी तरीके से सही नहीं है। और वो होम रूल एजिटेशन जो हो रहा था उसको भी फेवर नहीं कर रहा था, जो कि उस टाइम पे पॉपुलर था, ठीक है। तो उसको लगा कि ये बेस्ट टाइम है एजिटेट करने का फॉर होम रूल, व्हेन ब्रिटेन जो है वॉर में है, तो अभी इस टाइम पे वो होम रूल को एजिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसको लगा कि भाई ओनली टेक्निक केपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनलिस्ट एम वाज नॉन वायलेंट सत्याग्रह, इसको लगा भाई इसी के थ्रू ये जितने भी डिमांड्स है वो फुलफिल होंगे। बोला कि मैं कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को तभी ज्वाइन करूँगा अगर वो जो है नॉन वायलेंट सत्याग्रह की क्रीड है उसको एक्सेप्ट करती है, तभी मैं करूँगा, ठीक है। तो 1917 से 18 तक जो गांधी जो 3 स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुआ, जैसे दैट इज़ चंपारण अहमदाबाद खेड़ा बिफोर लॉन्चिंग रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, CD हो गया ये, C से चंपा और D से सिविल डिसोबीडियंस, तो CD सिविल डिसोबीडियंस में C आ जाएगा और D से डिसोबीडियंस। तो राजकुमार शुक्ला है, उसने गांधी को बेसिकली रिक्वेस्ट करा कि भाई इंडिगो प्लांटर जो है चंपारण बिहार में उनको प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो ज़रा, ठीक है। तो यूरोपियन प्लांटर जो है
वो क्या बोल रहे थे, पीजेंट्स को फोर्स करते कि भाई तुम लोग जो है 3/20 पार्ट जो है लैंड का, टोटल लैंड का, उस पर जो है 3 कटिया सिस्टम में उसमें जो है आप लोग इंडिगो उगाओ, ठीक है। तो जब बेसिकली क्या है 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जर्मन सिंथेटिक डाई जो है उसने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया था। तो यूरोपियन प्लांटर जो डिमांडेड ह्यूज रेंट एंड इलीगल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट इन प्लेस ऑफ मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बिफोर द पीजेंट्स कुड शिफ्ट टू अदर क्रॉप। मतलब क्या हो रहा था कि जर्मन डाई, सिंथेटिक डाई जो है वो अच्छा कमा रही थी ना, तो अब इंडिगो को कोई नहीं मांग रहा था। तो उससे क्या हुआ कि बेसिकली जो ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट कम हो गया। वो बोलेंगे कि तुम लोग हमको पैसे दो, इलीगल ड्यूज़ दो, और उसी से हम बहुत हाई ज़्यादा रेंट मांग रहे थे, हम यहाँ से कमाएंगे, जो हमारा वहाँ पे बिक नहीं रहा है तो हम तुमसे लेंगे अभी, ठीक है। और इससे पहले कि तुम दूसरी कोई क्रॉप पे शिफ्ट करो, इससे पहले मांग रहे थे, ठीक है। और जो पीजेंट्स है वो बोल रहे थे कि पीजेंट्स को बोलते थे कि तुम फिक्स प्राइस पे ही यूरोपियन को बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे, फिक्स प्राइस पे ही बेचोगे, ठीक है। तो गांधी जी है जॉइंट नाउ बाय राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, देन महादेव देसाई, देन नरहरी पारिक, जेवी कृपलानी। फिर चंपारण पहुँचे और बेसिकली मैटर देखने के लिए पहुँचे। तो अथॉरिटी ने बोला कि तुम लोग निकल लो यहाँ से, ठीक है। गांधी ने बोला मैं नहीं निकलूँगा, ठीक है। एंड बेसिकली बोला मेरे को पनिश कर दो, मैं नहीं निकलूँगा। तो ये क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस था या फिर सिविल डिसोबीडियंस। मतलब उसने जो ऑर्डर करा हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मारेंगे, क्या होता है सिविल डिसोबीडियंस से पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। ऑफ एन अनजस्ट ऑर्डर वाज अ नोबल मेथड एट दैट टाइम, ठीक है। फाइनली जो अथॉरिटी जो है पीछे हट गए, उन लोगों ने जो है परमिट कर दिया कि भाई गांधी तू जो है इंक्वायर कर ले। गवर्नमेंट ने क्या एक कमेटी अपॉइंट करी, ठीक है, जिसमें गांधी जो है एक मेंबर बना इंक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो गांधी को भी लगा कि गांधी ने जो अथॉरिटी को कन्विंस कर दिया है कि 3 कटिया सिस्टम जो है उसको अबॉलिश कर दो, एंड पीजेंट जो उनको जो इलीगल ड्यूज़ हैं जितने लिए गए हैं उसे उसके लिए कंपनसेट करो। तो एज अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द प्लांटर, ठीक है, ही एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन वुड बी कंपनसेटेड। मतलब जो तुम्हारा मतलब 100 रुपये में से 25% जो है वही वापस होगा, ठीक है। विद इन अ डिकेड जो प्लांटर लेफ्ट द एरिया, 10 साल के अंदर उन लोगों ने एरिया को छोड़ दिया। गांधी जो है उसने जो फर्स्ट बैटल है सिविल डिसोबीडियंस की वो जीत ली, ठीक है। देन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो है ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है। तो नाउ गांधी नाउ इन्वर्टेड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन मिल ओनर एंड द अहमदाबाद वर्कर ओवर द, जो मिल का ओनर है और जो वर्कर है उसमें ओवर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्लेग बोनस। मतलब प्लेग चल रहा था, ठीक है। तो जो मिल ओनर है उसको प्लेग बोनस देना होगा इनको, और वो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, बोला मैं नहीं दे रहा। तो बेसिकली गांधी ने बोला वर्कर को कि भाई तुम लोग स्ट्राइक कर दो और बोलो कि जो वेज है उसका चल तू बोनस नहीं दे तो वेज का 35% इंक्रीज़ करके दे हमें। तो जो एम्प्लॉयर था बोला मैं 20% ही दूंगा, ठीक है। गांधी ने वर्कर को बोला कि तुम लोग नॉन वायलेंट रहो, स्ट्राइक करो पर नॉन वायलेंट रहो, ठीक है। तो उसने गांधी ने फास्ट अनटू डेथ रख लिया इसको, और ज़्यादा स्ट्राइक को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए। एंड वर्कर रिजॉल्व बट फास्ट ऑल्सो हैड द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द प्रेशर ऑन द मिल ओनर। तो उसने फाइनली एग्री कर दिया कि भाई ठीक है मैं तुम्हारा 35% जो है वेज में इंक्रीज़ कर दूंगा। यानी खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 का है, ये क्या था, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये। तो क्या हुआ कि ड्रॉथ हो गया था 1918 में, ठीक है। तो क्रॉप फेल हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ड्रॉथ हो जाएगी तो क्रॉप फेल हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या कि रेवेन्यू कोड के हिसाब से अगर यील्ड जो है अगर 25% से कम है नॉन वुड प्रोड्यूस का, मतलब पहले 100 किलो हो रहा था, ठीक है, और अगर मान लो अभी 14 किलो ही हो रहा है, 1/4, उससे भी कम है, ठीक है, ठीक है, मतलब 25 किलो से भी कम है, तो उसमें क्या होगा कि फार्मर जो है उनको रेमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ ने बोला हम तो रेमिशन नहीं देंगे। यानी गांधी ने जो पीजेंट्स को सपोर्ट करा एंड बोला कि भाई तुम लोग जो रेवेन्यू मत दो, ठीक है, तुम लोग रेवेन्यू मत दो जब तक ये रेमिशन नहीं देते ना तब तक, ठीक है। अब अथॉरिटीज़ है वो सक पका गए कि भाई उनको गुस्सा आ गया, खींचे आ गए, ठीक है। तो ओपनली तो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई सीक्रेट जो है इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया जिसमें बोला कि जो पे कर सकते हैं बस वही पे कर दो, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये यंग नेशनलिस्ट हैं जैसे कि सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक जो है वो क्या बोलते हैं गांधी के फॉलोअर हो गए, ठीक है। तो क्या क्या गेन रहा चंपारण से, अहमदाबाद से, खेड़ा से, ठीक है।
तो इसका सीक्वेंस है के के ना, ठीक है। तो पहला तो रहा कि भाई गांधी जो डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पीपल द एफिकेसी ऑफ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, कि भाई बोला कि देखो सत्याग्रह से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मास में उसकी पॉपुलैरिटी हो गई, ठीक है। एंड और उसको पता चल गया कि भाई अंडरस्टैंड कर लिया स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है मास की, ठीक है। और बेसिकली इसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिल गई, ठीक है, एंड स्पेशली यूथ से। देन है सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट फर्स्ट मास स्ट्राइक। तो ये जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ये पहली मास स्ट्राइक थी है, ठीक है। तो जब वॉर हो गई उसके बाद में नेशनलिस्ट को लग रहा था भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन मिलेगा, पर उसके फॉर्म में गवर्नमेंट क्या लेके आई, क्या बोलते हैं, एक तो मॉन्टफोर्ट आ गई, वो भी डिससेटिस्फैक्ट्री था, वो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेट के फॉर्म में मॉन्टफोर्ट आ गया, फिर स्टिक के फॉर्म में रॉलेट आ गया। तो मतलब नेशनलिस्ट को लग रहा था कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन मिलेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करा कि बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट लेके आया, ठीक है। तो नेशनलिस्ट को लगा भाई तो हमारे लिए इंसल्ट है, तो गांधी ने बोला कि भाई हम पूरे देश में प्रोटेस्ट कर लेंगे फरवरी 1919 में। फिर क्या हुआ कि बट सून हैविंग सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट फेल, जब उसको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट जब फेल हो गया तो उसने जो है सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज करी। एंड बेसिकली क्या है, बहुत सारे यंग मेंबर जो हैं होम रूल लीग के उसको ले आया। एंड पैन इस्लामिस्ट जो हैं, ये दोनों होम रूल और पैन इस्लामिस्ट के जो मेंबर है यंग मेंबर, उनको सत्याग्रह में ले आया, ठीक है। तो इसमें प्रोटेस्ट में क्या क्या करना था उनका, ठीक है। तो पहला तो नेशन वाइड हड़ताल करेंगे, दैट इज स्ट्राइक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस होगा, ठीक है, अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉ जो भी है इसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। एंड कोर्टिंग, अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। देन है बेसिकली क्या, रेडिकल चेंजेस इन द सिचुएशन। क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि चेंज क्या है कि मास जो है उनको एक डायरेक्शन मिल गया। अब वो बोलने के बजाय वो एक्ट करने लग गए, ठीक है। जो भी ग्रेवियंस था बोलने के बजाय, नाउ दे कुड एक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब से क्या हुआ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीजेंट्स, आर्टिसन, अर्बन पुअर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे स्ट्रगल में, ठीक है। तो जो नेशनल मूवमेंट का पूरा जो फोकस है वो मास पे चला गया, ठीक है। तो गांधी ने बोला कि भाई सैल्वेशन हमको छुटकारा तभी मिलेगा जब मास जो है वो जागेगी और जो पॉलिटिक्स में एक्टिव होगी, ठीक है। तो सत्याग्रह को लॉन्च करना था April 6, 1990 में, बट इवन बिफोर दैट जो है लार्ज स्केल वायलेंट हो गया। एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन हो गए बेसिकली कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद में, ठीक है, स्पेशली पंजाब में। तो बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई जहाँ पे कि वॉर टाइम रिप्रेशन की वजह से फोर्सेबल रिक्रूटमेंट एंड रेवेज। इसमें पंजाब में क्या हो गया कि एक तो वॉर टाइम रिप्रेशन बहुत गंदी तरीके से, देना है फोर्सेबल रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे, उनको आर्मी चाहिए थे इसलिए। देन डिजीज़ आ गई पंजाब में, ठीक है, एंड द आर्मी हैड टू बी कॉल्ड इन। फिर आर्मी को ले आए पंजाब में, ठीक है। इसलिए वजह से, इन सब वजह से पंजाब में दंगे हो गए तो आर्मी आ गई। तो अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि बिगेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज हुआ सिंस 1857 के बाद में, अप्रैल 1919 में हुआ, ठीक है। देन है तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है April 13, 1919। तो इसमें बैसाखी का डे था, तो बहुत सारी क्राउड जो है गांव में इकट्ठा हो गई थी, ठीक है। तो सिटी में जो भी ऑर्डर दे रखे थे प्रोहिबिटरी ऑर्डर कि भाई ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, तो उनको पता नहीं था। तो वो क्या, एक स्मॉल पार्क था, उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लीडर सैफुद्दीन की चिल्ड्रन सत्यपाल। उनको अरेस्ट कर दिया था लीडर को, भाई इसको छोड़ो ऐसे करके। तो आर्मी ने क्या करा, वो जो गैदरिंग है उसको पूरा घेर लिया, ठीक है। और जनरल डायर उनका वो था, एंड एक ही एग्ज़िट करने का पॉइंट था, ठीक है। तो और उसमें गोलियाँ चला दी, तो पूरा देश जो है हक्का बक्का रह गया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर है, उसने अपनी नाइटहुड जो है वापस कर दी। गांधी जो है बहुत गुस्सा आया, तो बेसिकली उसने क्या है एंड विड्रॉ कर दिया मूवमेंट ऑन April 18, 1919 में। वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस एंड विड्रॉ कर लिया। अच्छा, ओके। तो जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह था तो गांधी ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1990 से 22 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो है बेसिकली क्या है वर अपोज थ्रू 2 मास। तो 2 मास मूवमेंट हो गए थे 1990 से 2020 में, तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, ठीक है।
वैसे दोनों अलग अलग इशू पे हुए थे, पर इन्होंने कॉमन ही प्रोग्राम, मतलब कॉमन एक्शन ही सोचा कि एक ही इसी तरीके से करेंगे, दैट इज़ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। ये दोनों का मेथड एक ही था, ठीक है। खिलाफत जो इशू वाज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, बट इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट बैकग्राउंड टू द मूवमेंट, ठीक है। एक बैकग्राउंड मिल गया खिलाफत की वजह से, एंड गिव एन एडेड एडवांटेज ऑफ सीमेंटिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। यानी बैकग्राउंड क्या रहा कि दोनों मूवमेंट का, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या उन लोगों को लगा कि गवर्नमेंट जो है इंडियंस के ऊपर अच्छे से करेगी, मतलब थोड़ा नरम रहेगी। 1990 में क्या हुआ कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन फॉर वेरियस रीजन। तो बेसिकली क्या क्या सभी को गुस्सा था 1919 के बाद में। तो एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कंट्री की बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे, ठीक है, और प्रोडक्शन कम हो गया था इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। देन टैक्स और रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन सोसाइटी जो उनको, चाहे गरीब है अमीर है, सभी को जो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी वॉर की वजह से, और एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। तो इससे क्या हुआ कि एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड इनका और ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ, ठीक है। देन रॉलेट एक्ट, जो इसने क्या है मार्शल लॉ लेके आ गए पंजाब में, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, उसकी वजह से उसका ब्रूटल एंड सिविलाइज फेस जो है फॉरेन रूल का एक्सपोज कर दिया। फिर आया हंटर कमीशन। अच्छा, तो ये हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट करा, जो पंजाब एट्रॉसिटीज़ हैं उसके लिए, ठीक है। तो इनफैक्ट जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, उन्होंने जो है बेसिकली क्या है बोला कि जो जनरल डायर है उसके एक्शन को सही बताया, सपोर्ट करा, और जो एंड द ब्रिटिश पब्लिक शोर जो है सॉलिडारिटी, मतलब उसके लिए सहानुभूति दिखाई डायर के लिए, बाय हेल्पिंग द मॉर्निंग पोस्ट कलेक्ट 30,000 पाउंड फॉर हिम। अच्छा, ठीक है, मॉर्निंग पोस्ट जो है वो इसके लिए कलेक्ट करा था पैसे, तो उसको हेल्प करा, पब्लिक ने भी हेल्प करा, ठीक है। देन चौथा आया मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। तो ये बेसिकली इल कंसीव स्कीम था और द डायर की, मतलब ये बहुत ही बकवास था, और ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी इंडियंस की उनको, ठीक है। वो बोले हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, और ये कुछ भी बकवास करके निकल गया, है ना। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि एक कॉमन ग्राउंड मिल गया एक्शन हिंदू और मुस्लिम को, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, जिसमें क्या होगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है कॉपरेशन हो गया। दैन रॉलेट एक्ट, तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए, क्योंकि अदर सेक्शंस एंड ऑल्सो अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टुगेदर, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल तो एक तो मुस्लिम है, एक हिंदू है, ठीक है, हिंदू लीडर है इसलिए। दैन रेडिकल जो नेशनलिस्ट मुस्लिम, जैसे कि मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल देन कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल एलिमेंट हु हैड डोमिनेटेड द लीग अर्लियर, ठीक है। तो इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, तो ये थोड़ा टिल्टेड थे, ठीक है, मतलब थोड़ा जोशीले थे, और मतलब ऐसे बैकवर्ड थिंक कर नहीं थे ये लोग, ठीक है। तो यंगर एलिमेंट जो है उसने बोला कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म करते हैं, और बेसिकली कि नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा, तो दे हैड स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो पहले तो खिलाफत आया, फिर उसके चारों तरफ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उसके आस पास डेवलप हो गया, ठीक है। तो खिलाफत इशू क्या था,